गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टूडेंट हम लोग ना 2 सितंबर 2022 के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देख रहे हैं डेली करंट अफेयर के सेशन में। और 1 सितंबर 2022 में जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं और वो हमारे एग्ज़ाम के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, उन सभी घटनाओं पर हम कवर करेंगे और करंट अफेयर्स के रूप में उनको पढ़ेंगे और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि ओ एन जी सी एक ऑयल कंपनी है भारत की सरकार की, का अंतरिम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो किसको नियुक्त किया गया? तो इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला ऑप्शन है राजेश कुमार, दूसरा है सुनील महंत, तीसरा है सुप्रिया खन्ना और चौथा है हेमंत महंत। आप लोग सोच रहे होंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। आप लोगों ने सोचा होगा, अब अपने ऑप्शन को चेक कीजिएगा आप लोग। तो इसका जो आंसर जो सही होगा वो आंसर है इसका राजेश कुमार। किसको चुना गया? इसका अंतरिम अध्यक्ष किसको चुन लिया गया है? राजेश कुमार को चुना गया है। यहाँ पर जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। कुछ देख लेते हैं इनके बारे में हम लोग, कि थोड़ा सा एक और जानकारी देख लेते हैं हम लोग इसमें। कि पहला पॉइंट इसमें पढ़ते हैं कि ओएनजीसी ने राजेश कुमार श्रीवास्तव को 4 महीने की अवधि के लिए 1 सितंबर 2022 से 31 सितंबर 2022 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक अंतरिम अध्यक्ष को नियुक्त किया है। यानी कि इनका जो कार्यकाल है वो भारत सरकार ने केवल इनका 1 सितंबर 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक ही रखा है। केवल कितने महीने के लिए इनको चुना गया है? 4 महीने के लिए। उसके बाद सरकार डिसाइड करेगी कि आगे क्या करना है ओएनजीसी वाले, कि इनको और बनाना है या नहीं बनाना है। देखें, ये जो अध्यक्ष अभी अंतरिम नियुक्त हुई है, ये किसका स्थान ले रहे हैं? तो अलका मित्तल। तो वर्तमान में 1 सितंबर पहले से देखा जाए तो इसके जो कार्यकारी प्रमुख थे वो कौन थे? अलका मित्तल थी। अब वो रिटायर्ड हो रहे हैं, यानी कि सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनके बाद इनको ये भार सौंपा गया है। ठीक है, देखें ये कुछ और पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। ये इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो गया था? ये। इसमें हम लोग ये बात भी देख रहे हैं कि ओएनजीसी की बात भी कर ले रहे हैं, जिसमें अगर ओएनजीसी शब्द आया है तो इसकी स्थापना भी पता होना चाहिए कि ओएनजीसी की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो ओएनजीसी की जो स्थापना है वो हुई थी 14 अगस्त 1956 में। ये भी बात आना चाहिए हम लोगों को। साथ ही इसका हमें मुख्यालय भी पता होना चाहिए कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो मुख्यालय है वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, ओएनजी की स्थापना कब हुई थी? 14 अगस्त 1956 में। और ओएनजीसी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम लोग अगली न्यूज़ पे, अगली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पे आते हैं। तो अपना अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि भारतीय एथलीट महासंघ, जिसको क्या बोला जाता है? एएफआई। एएफआई जिसे ही बोलते हैं भारतीय एथलेटिक्स महासंघ, ने देश की महिला एथलीट को समर्थन हेतु किसके साथ करार किया? यानी कि एएफआई ये चाहती है कि महिलाओं का समर्थन करना चाह रही है, महिला एथलीट का। तो इसके लिए किसी के साथ इन्होंने समर्थन के लिए कोई करार किया है। तो उसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, जिसमें से पहला ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक के साथ, आईएसबीसी इंडिया के साथ, कोल इंडिया के साथ, या इनमें से कोई नहीं। आप लोग अपना जवाब सोचिएगा, कुछ समय देते हैं हम आपको। आप लोगों ने अपना जवाब सोचा होगा, इसके जवाब को देखते हैं। तो इसका जवाब अगर आप लोगों ने सोचा है बी, तो बिल्कुल सही सोचा है। ठीक है, एचएसबीसी के साथ यहाँ पर एएफआई का करार हुआ है, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें एथलीटों की, जो देश की महिला एथलीट होंगी, उनको बढ़ावा देने के लिए समर्थन किया गया है। देखें, अगर बात की जाए कि इस करार के अंतर्गत और क्या बातें होगी, है ना। ये तो बात होगी कि महिला एथलीट को बढ़ावा देने के लिए किया गया। तो इस समर्थन के करार में होगा क्या कि अंडर 40 यानी कि 14 और अंडर 60 यानी कि 16 श्रेणियों की राष्ट्रीय अंतर
जिला चैंपियनशिप कराई जाएगी। किसकी बात कराई जाएगी? अंडर 40 और अंडर 60 के लिए जो नेशनल लेवल की जो होगी ना चैंपियनशिप, वो कराई जाएगी। लेकिन कहाँ पर की जाएगी? अंतर जिला, यानी कि ज़िला अलग अलग जिलाओं के साथ की जाएगी। और इस प्रकार से जब कंपटीशन होगा जिला बाई जिला पे, अंडर जिला बाई जिला पे, तो महिला एथलीटों का चयन किया जाएगा और होनहार हमें महिला एथलीट प्राप्त होंगी। ठीक है, देखें कुछ जानकारी और इसमें देखते हैं। यहाँ पर एक और इसी से है कि HSBC जो इंडिया है, इसके CEO कौन है? तो इसके जो CEO हैं वो कौन से? हितेंद्र दवे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये देखें, जब ये करार हो रहा था, जब ये समझौता हो रहा था, तो यहाँ पर कितने लोग उपस्थित थे? तो यहाँ पर एक अंजू बॉबी जॉर्ज बोलते हैं, वो थे इस करार के समय। और एक कौन थी? प्रियंका गोस्वामी थी। और एक कौन थी? अन्नू रानी थी। ठीक है, और यहाँ पर कौन थी? हिमा दास थी। तो ये 4 लोग मौजूद थे इस समझौते के समय, जिसमें अंडर 40 और अंडर 60 की महिला एथलीटों का चयन करके इनको आगे बढ़ावा दिया जाएगा और होनहार चयन होगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में भारत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? ये पहली तिमाही की बात कर रहे हैं। इसकी आपको ऑप्शन आपके सामने, आप सोचिएगा आप क्या इसमें अनुमान लगाते हैं। आपने भी न्यूज़ पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा अपनी न्यूज़ में कितना सही जानकारी है। तो इसके आंसर को चेक करते हैं हम लोग। इसका आंसर कितना है? 13.5%, 13.5% की जो है वो बढ़ोतरी की दर्ज की है। देखें, इतने प्रतिशत की जो बढ़ोतरी हुई, इसका कारण क्या हो सकता है? देखें, ज़्यादा लेवल के एग्ज़ाम जब होते हैं तो उसमें पूछ लेते हैं कि इतनी तिमाही में क्या कारण हो सकता है। देखिए, यहाँ पर जो मुख्य कारण हुआ है वो हुआ है कृषि एवं सेवा क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन। किसकी बात हो रही है? इसका मुख्य कारण क्या है कि कृषि एवं सेवा क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन रहा, जिसके कारण ये बढ़ोतरी हो पाई। साथ ही हम आपको एक बात बता दें कि भारत में सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भी बना हुआ है। भारत इस समय सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था के मामले में बना हुआ है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि चीन ने अप्रैल-जून 2022 की जो तिमाही थी उसमें 4% की आर्थिक वृद्धि ही दर्ज की है। ये बात जानना आपके लिए ज़रूरी है। इस वजह से ये बेहद तेज़ बना हुआ है। देखें, ये जो आंकड़ा है वो कौन जारी कर रहा है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़े जारी किए गए और उसमें बताया गया कि अप्रैल-जून 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 20.1% की दर से बढ़ी है। ये बात ध्यान रखना आपको, ठीक है? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आई समझ तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ को कवर करते हैं हम लोग। केरल के किस ज़िले को पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग घोषित कर दिया गया है? तो इसके लिए केरल के 4 ज़िले आपके सामने लिखे हैं, जिसमें पहला है एर्णाकुलम, दूसरा है मलप्पुरम, तीसरा है आलपुष्पा और चौथा है कन्नूर। तो इसमें से आपने पढ़ा होगा कल की न्यूज़ में कि कौन सा इसका आंसर सही हो सकता। तो इसका जो आंसर है वो है सही सी। इस ज़िले की तस्वीर देखिएगा, कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है ये ज़िला, सामने तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिजिटल लेन देन के लिए काफ़ी सुविधाओं की बात की गई है। यहाँ पर पूर्णतः डिजिटल घोषित कर दिया गया ये ज़िला। अगले प्रश्न पे आते हैं। बताइए कि भारतीय रेलवे ने कहाँ के रेलवे स्टेशनों पर मेघदूत मशीनें लगाई हैं? तो 4 राज्य आपके सामने लिखे हैं, तो कहाँ के रेलवे स्टेशन पर लगाई है आप समझ गए होंगे। अपने आंसर को चेक करिएगा। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर कहाँ का? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में ऐसा हुआ है
जहाँ पर ये मेघदूत मशीनें लगाई गई हैं। देखें, मध्य रेलवे ने मुंबई, जो महाराष्ट्र के 6 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिसमें एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर मेघदूत लगाया गया। अगर इसका फुल नाम आ जाए कि मेघदूत तो है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है, आप लोग नोट भी कर सकते हैं, आपको पता हो, एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर, इसकी बात कर रहे हैं और मेघदूत लगाया गया। ये बात समझ गए होंगे। देखें, इसकी मदद से क्या होगा, इसकी मदद से सीधे मशीनें जो होगी वो सीधे हवा से पानी निकाल सकेंगी। ये बात जानना आपकी ज़रूरी है कि इसकी मदद से होगा क्या, जो मशीनें हैं वो सीधे हवा से क्या करेंगी, पानी को निकाल सकती हैं। ठीक है। और इसके लिए जो यात्री से 12 रुपये प्रति लीटर का चार्ज लिया जाएगा। इसमें 1 लीटर अगर आपको बोतल भरनी है तो इसमें 12 रुपये देना पड़ेगा, जबकि अगर आधा लीटर बोतल भरनी है तो इसमें 500 रुपये ही लगेंगे। ठीक है। रेलवे 6 बड़े स्टेशन पर ये पहले भी लगा चुका है ना, जिसमें CMT और दादरा वाले जो थे ना वहाँ पर थे। अभी 6 और पर अभी लगा दिया है इन्होंने। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है CERT-IN साइबर सुरक्षा हेतु कौन सा अभ्यास किया। तो अभ्यास के नाम आपके सामने लिखे, सिनर्जी, मेघदूत, साइबर रोक, मशीनरी। तो अपने आंसर को चेक कीजिएगा, आपका आंसर जरूर होगा ए, सिनर्जी। देखें, यहाँ पर साइबर सुरक्षा से बात चल रही है, किसकी बात चल रही है यहाँ पर, CERT-IN को हिंदी में बोला जाता है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ठीक है। IN से यहाँ पर बन जाता है इंडियन, और C से यहाँ पर बनता है कंप्यूटर, और E से यहाँ पर बनता है इमरजेंसी, R से बनता है रिस्पॉन्स, और T से बनता है टीम। ने क्या किया है कि 13 देशों के लिए यह जो अभ्यास है उसकी अभिकल्पना की, तथा इसका जो आयोजन है वो सिंगापुर की साइबर सुरक्षा एजेंसी के साथ हुआ है। ये बात ध्यान रखना कि इसका जो आयोजन हेतु किसके साथ समझौता हुआ, किसका आयोजन कहाँ होना है, तो इसके आयोजन हेतु कहाँ पर हुआ है, सिंगापुर की साइबर सुरक्षा हेतु। देखें, यह एक इंटरनेशनल काउंटर रैनसमवेयर इनिशिएटिव रेजिलिएशन वर्किंग ग्रुप का एक भाग है, इसको आपको जानना जरूरी है। ठीक है। इसके विषय को भी याद रखना जरूरी है आपके पास, क्योंकि जब हम कोई हाई लेवल के एग्जाम पे जाते हैं तो ये पूछ लेते हैं, जिसका विषय क्या है, बिल्डिंग नेटवर्क रेसिलेंसी टू काउंटर रैनसमवेयर अटैक आई। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए किस देश के साथ MOU पर मंजूरी दी है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल शामिल हैं। तो इसमें से आपने आंसर बता लिया होगा, तो इसका आंसर क्या है, नेपाल। नेपाल के साथ ये मंजूरी दी गई है भारत की ओर से। ठीक है। देखें, MOU का जो उद्देश्य है इसका जान लें आप थोड़ा सा, कि यहाँ पर ये किस उद्देश्य के साथ ये मंजूरी हुई है दोनों देशों के बीच। जो गलियारे होते हैं और जो अंतः संबंधन क्षेत्र होता है, और ज्ञान और सर्वोत्तम क्रियाकलापों का ये साझाकरण यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा इस समझौते के दौरान। देखें, जब यहाँ पर ये पर्यावरण से बात चली है ना, तो अपन को पता होना चाहिए हम लोगों को कि भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री कौन हैं, ये आपको पता होना चाहिए। भारत का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है केंद्र में, तो कौन है ये, भूपेंद्र यादव। आपको अब पता चल गया होगा कौन है ये, भूपेंद्र
यादव जी हैं। अगर हम लोग इसी में राज्य मंत्री की बात करें तो राज्य मंत्री जो हैं इसमें वो कौन है? अश्वनी कुमार चौबे। अश्वनी कुमार कौन है? ये चौबे जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो इसका आंसर सबको पता होगा। तो इसका आंसर जो है वो है 1 सितंबर से 7 सितंबर तक। ठीक है, देखें आपको कुछ पॉइंट जानने जरूरी हैं, जैसे कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 का विषय क्या है? तो सेलिब्रिटी आ वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स। ये क्या है? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 जो कि 1 तारीख से 7 सितंबर तक के बीच मनाया जाएगा। देखें इसमें भारतीय व्यंजन जो आपको दिखाई दे रहे होंगे इस चित्र पर बने हुए, उनके विभिन्न स्वादन का आनंद उठाते हुए लोगों को भोजन में पर्याप्त पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए इसको हर सप्ताह 1 सितंबर से 7 सितंबर के लिए मनाया जाता है, जिसमें लोग वो खाने वाली चीज़ों में समझें कि कितना उनमें पोषण पाया जाता है। इसके लिए इस सप्ताह को मनाया जाएगा। देखिए सप्ताह भर ये प्रोग्राम चलेगा जिसमें भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के खाद्य एवं पोषण बोर्ड द्वारा ये किया जाएगा। ठीक है, आप इतनी बात समझ गए होंगे, इसके विषय को ज़रूर याद रखिएगा। अगला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है थाईलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, नागेश सिंह, मृदुला पांडे, रस्तोगी मिश्रा या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि इनका आंसर जो है, आपने फोटो देख ली इनकी, ये कौन है आपको गैस करना है। तो ये है नागेश सिंह। ये कौन है? नागेश सिंह। तो इस क्वेश्चन का अगर हम लोग देखें, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या है? नागेश सिंह। ठीक है, देखें हम लोग कुछ बात कर ले रहे हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए कि किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, नागेश सिंह की, तो विदेश मंत्रालय में ये संयुक्त सचिव भी हैं और इन्हीं को अब थाईलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया जा रहा है। देखें ये कहाँ पर नियुक्त हो रहे हैं? थाईलैंड में। तो थाईलैंड की बात चली है तो थाईलैंड की हमें राजधानी पता होना चाहिए कि थाईलैंड की जो राजधानी है वो क्या है? बैंकॉक, जिसको आप कई बार टीवी सीरियल वगैरह में सुनते होंगे, बैंकॉक जाना है। और अगर हमें बैंकॉक जाना है तो उसकी मुद्रा भी हमें पता होना चाहिए क्या होती है। तो उसकी मुद्रा जो होती है वो होती है थाई वाहत। तो ये क्या हो गई? थाईलैंड की मुद्रा हो गई है। ठीक है, देखें नागेश सिंह की हम लोग बात करें यहाँ पे, तो जो नागेश सिंह जो हैं वो IFS यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस 1995 बैच के ये क्या रहे हैं? अधिकारी रहे हैं। और साथ ही अटलांटा, कहाँ की बात हो रही है? अटलांटा में भारत के महावाणिज्य राजदूत भी रहे हैं। तो ये बात हो गई इनके बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्चुअल स्कूल की शुरुआत कहाँ पर हुई है? जिसमें से 4 राज्य आपके सामने हैं, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, केरल और इनमें से कोई नहीं। तो आप जुड़े हुए हैं राजधानियों से, इस वजह से आपको पता है कि इसका आंसर क्या है? बी। अरविंद केजरीवाल साहब जो CM हैं कहाँ के? दिल्ली के, इन्होंने वर्चुअल स्कूल की शुरुआत की है। ठीक है, इस स्कूल में होगा क्या? इस स्कूल में होगा कि कक्षा 9 से लेके कक्षा 12 तक के लिए पढ़ाई होगी और इनको वर्चुअल रूप से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब ये
अगर आप याद रखना चाहते हैं या आपको ज़रूरी लगता है जानना कि ये जो प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है वो किसके द्वारा तैयार हुआ होगा, तो यह दो विश्व स्तरीय मान्यता प्राप्त संगठनों के द्वारा इसको बनाया गया है, जिसमें से एक है गूगल और दूसरा है स्कूल नेट। आप समझ रहे होंगे कि गूगल की तो ज़रूरत ज़रूर पड़ी होगी इनको बनाने में, और साथ ही एक कौन है, स्कूल नेट। तो इनके माध्यम से इसको तैयार किया गया है। ठीक है, देखें वर्चुअल स्कूल के शिक्षकों को ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ये बात भी ध्यान रखो, ये छोटी मोटी बात है। ठीक है, और एक बात अगर आपको याद रखनी है कि जो ये प्लेटफॉर्म है इसमें जो स्टूडेंट हैं उनको एक विशाल डिजिटल पुस्तकालय तथा सामग्री तक पहुंचाने को प्रदान करेगा ये। ठीक है, आप समझ गए होंगे इस न्यूज़ को अच्छी तरीके से। तो आज की यही इतनी ही ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, आप इनको पढ़िएगा। उम्मीद है कि आपको एक ही बार में समझ में आ गई होगी। थैंक यू देखने के लिए, सपोर्ट बनाए रखें आप अपना। थैंक यू।